एवरीवन वेलकम है आप सभी का आज के इस नए स्पेशल वीडियो में 12th क्लास ज्योग्राफी मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी वायरल प्रश्न का आज वीडियो रहेगा। इस वीडियो में जो हम लोग कवर करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा सेलेक्टिव ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2022 में आप लोग ज्योग्राफी का एग्जाम देने जा रहे हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग अंत तक देखना है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से रिवीजन करते जाना है। एक भी क्वेश्चन आपको गारंटी देता हूँ एग्जाम में से बाहर आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो अच्छे से सारे क्वेश्चन को एकदम मेरे साथ बने रहेंगे। लाइव सेशन में दिख रहे हैं तो लाइव में आप लोग कमेंट करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग बाद में देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी कमेंट करें ताकि आपका एक प्रैक्टिस होगा। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। फिलहाल आप लोग जो वीडियो को लाइक नहीं करें, काफी मेहनत से आप लोग बना रहे हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, सही फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से करें कि नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट बताना है क्या आंसर होगी। तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी ग्रिफिथ टेलर जो कि नौ निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किया था। ध्यान देंगे ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। कंप्लीट इसका पीडीएफ आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग ले सकते हैं। फिलहाल आंसर देंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगी। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा। बिल्कुल सभी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा मात्रात्मक क्रांति जो कि एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का है किसने कहा क्या कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये किसने कहा था। ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगी। किसने कहा मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे देखिए अच्छे से। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी यानी एलएनसी सैंपल। क्या होगा ऑप्शन नंबर डी एलएनसी सैंपल। याद रखेंगे अच्छे से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र में आता है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आंसर करेंगे बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग आना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ऑप्शन डी जाएगा। राजनीतिक भूगोल को हम लोग सैन्य भूगोल के नाम से जानते हैं, सो इसको हम राजनीतिक भूगोल को सैन्य भूगोल के अंतर्गत रख सकते हैं। तो सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र में आएगा, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है। पता था आपको सघन माने यानी घना जनसंख्या वाला, इनमें से कौन सा क्षेत्र जिसमें जनसंख्या की आबादी अत्यधिक है। 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे फटाफट क्या आंसर होगी। तो बिल्कुल आपसे पता होना चाहिए ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पे बर्फ रहता है, यहाँ पे जनसंख्या रहने का संभाव इतना नहीं है। भूमध्य रेखा जहाँ पे सबसे अधिक गर्मी होती है, यहाँ पे नहीं होगा। मरुस्थल जहाँ पे बालू बालू तो वहाँ पे नहीं होगा। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया जो कि एक मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे जनसंख्या सघन है यानी सबसे अधिक है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कराए कि निम्नलिखित में कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है। इसमें से कौन सा जो है जन को यानी जन में होता है लोग यानी अपने स्थान को परिवर्तन करता है जिसका प्रतिकर्षक कारक नहीं है। आप लोग ध्यान देंगे प्रतिकर्षक अपकर्षक कारक ये प्रवास के कारण है। प्रवास का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ठीक है। तो इसमें से आप लोग पूछा प्रतिकर्षक कारक नहीं है। बताते हैं आप लोग को प्रतिकर्षक कारक ऐसे प्रवास के कारण होते हैं जिसमें कोई भी जन जो है यानी जो भी लोग जो होते हैं वो अपना स्थान जो है किसी मजबूरी से करते हैं, उसको प्रतिकर्षक कारक कहते हैं। अपकर्षक यानी अपनी सुविधा के लिए, अपनी इच्छा अनुसार के लिए, अपनी खुशी के लिए करते हैं चेंज, तो उसको हम कहते हैं अपकर्षक। एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं आप लोग को, थोड़ा टाइम ना लेते हुए, कि अगर हम लोग यहाँ पे अगर घर में गाँव देहात में रहते हैं जहाँ पे हम लोग को अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है, हम चाहते हैं कि शहर में बसे, वहाँ जगह कमाएं कजाएं और अच्छे से जिंदगी बिताएं, ये आपका अपकर्षक कारक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं घर में जो भी अगर किसी तरह अचानक बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, आपके इलाके को कटान हो गया, फिर हो सकता है कि आपके इलाके वहाँ से किसी तरह के भूकंप के चपेट में आ गया, आप वहाँ से मजबूरी में आपको निकलना पड़ता है, वो भी प्रवास हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्रतिकर्षक कारक, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है, यानी यहाँ पे आप लोग कौन जो है प्रतिकर्षक कारक नहीं है। ध्यान देंगे शैक्षणिक सुविधा जो कि अपकर्षक कारक है। बताइए आप लोग को अपने इच्छा अनुसार अपने सुविधा के लिए हम जो है स्थानांतरण करते हैं उसको हम अपकर्षक कारक कहते हैं। ये एक अपकर्षक कारक है, ठीक है। तो यानी प्रतिकर्षक कारक नहीं होगा, ठीक है। बाकी महामारी या बेरोजगारी जलभाव ये सब प्रतिकर्षक कारक है। बेरोजगारी के कारण इंसान को मजबूरी में जाना पड़ता है, जलभाव जल की कमी हो जाएगा, मजबूरी में जाना पड़ेगा, महामारी या कोई बीमारी फैल जाएगी, मजबूरी में निकलना पड़ेगा। तो ये सारे चीज जो आपका प्रतिकर्षक कारक हो जाएगा। बाकी शैक्षिक सुविधाएं जो है अपनी इच्छा अनुसार इसको हम कहते हैं अपकर्षक कारक। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया। चलिए क्वेश्चन 7 का जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, यानी कौन से ऐसे जो ऐसी मतलब महादेश है जिनमें जनसंख्या की वृद्धि दर जो सबसे अधिक है। आसान सा क्वेश्चन है, होगा आप सभी को। इसमें एशिया आप लोग को नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है। तो ध्यान देंगे इस वृद्धि दर से आपको ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल राइट होना चाहिए, अफ्रीका, ठीक है। क्या रहेगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर है जबकि एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या है, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन में आप लोग कन्फ्यूज नहीं है, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है तो एशिया हो जाएगा, वृद्धि दर पूछे तो अफ्रीका हो जाएगा,
जाएगा, ठीक है, क्योंकि वृद्धि दर और जनसंख्या में अंतर है। यहाँ पे जो है जनसंख्या होती है, पैदाइश तो वो रह जाती है लेकिन अफ्रीका में होती है लेकिन मर जाती है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या जो है कम है, ठीक है, एशिया के मुकाबले में, लेकिन जनसंख्या पैदा सबसे अधिक अफ्रीका में होती है। क्वेश्चन करा है कि 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या थी, कितनी थी, ध्यान देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए, 55 करोड़ की जगह ऑप्शन नंबर डी 55 करोड़, ठीक है। तो हम लोग तेजी से वर्क करें, आप लोग इसको अगर चाहे तो वीडियो यूट्यूब का एक फीचर होता है आपको 3 डॉट में दिखेगा, प्ले बैक वहाँ पे आप लोग को नॉर्मल कर लेना है या फिर कम कर लेना है या फिर अधिक कर लेना है, उससे आप इस वीडियो की स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ा तेजी से कर रहे हैं, अगर किसी को लग रहा है कि बहुत तेज हो रहा है तो आप लोग वहाँ से मतलब इसको क्वालिटी को कर सकते हैं कम ज़्यादा। 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग का डेफिनेटली डी आंसर होगा, क्या होगा, 15 से 59 वर्ष, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 15 से 59 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे अधिक है। सर्वाधिक का मतलब होता है सबसे अधिक, तो कौन से देश का जो लिंग अनुपात सबसे अधिक है। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर डेफिनेटली सभी का राइट आंसर चाहिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ध्यान देंगे क्या होगा ऑप्शन नंबर, बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाना चाहिए, यानी लाटविया जो कि सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला देश है। तो 10 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। चलिए हम लोग आते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ, और 11वें क्वेश्चन क्या कहता है हम लोग का, निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचांक का मापक है। मानव विकास सूचांक का मापक इनमें से कौन सा जगह है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, जो कि एक मानव विकास सूचांक का जो है मापक है। शिक्षा भी है, स्वस्थ भी है, संसाधनों तक पहुंचना, ये सारे चीज जो है मानव विकास के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सूचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल राइट आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन हम लोग आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में किस ने मानव विकास सूचांक प्रतिपादित किया। इनमें से कौन सा विद्वान है जिसने मानव विकास सूचांक का प्रतिपादित किया। काफी इजी से क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग का सी हो जाएगा, डॉक्टर महबूल हक, ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली इस क्वेश्चन का सभी का राइट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन देखिए क्या करेंगे, मानव विकास सूचांक में विश्व में निम्नलिखित देशों में किसकी कोटि उच्चतम है। उच्चतम की बात करें तो ध्यान देंगे क्वेश्चन आप लोग को आंख बंद के बन जाना चाहिए, नॉर्वे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग को आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों की कृषि, ध्यान देंगे फूलों की कृषि काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे भी गए। फूलों की कृषि को हम पुष्प उत्पादन करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर, यानी फ्लावर से है, याद रखेंगे फ्लोरिकल्चर, यानी फूल को हम पुष्प भी कहते हैं, यानी पुष्प का उत्पादन। कोई मतलब डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आप इजीली इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, ठीक है। पुष्प यानी फूल था, पुष्प उत्पादन यानी फूलों का उत्पादन, ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कराया कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही, सहकारी कृषि जो अधिक सफल रही, सबसे अधिक जो सफल रही वो डेनमार्क में हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी बिल्कुल रहेगा, डेनमार्क, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क में सबसे अधिक सहकारी फसल रही, तो बिल्कुल आप सभी का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर आना चाहिए। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। यहाँ पे इनमें से जो फसल दिया हुआ है इनमें से कौन आपका रोपण फसल है। 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आना चाहिए, रबर जो कि रोपण फसल है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि का मतलब क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 17 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है आदिम निर्वाह कृषि को हम जो कर्तन दहन कृषि कहते हैं, यानी इंसान जो ऐसे कृषि करता है जिससे अपना निर्वाह कर सके, ठीक है, यानी अपने आप को पाल सके, इस तरह की कृषि को हम करते हैं कर्तन दहन कृषि, जिसको हम आदिम निर्वाह कृषि भी कहते हैं, यानी अपने पालन पोषण के लिए जिस तरह की कृषि होती है, ठीक है, याद रखेंगे, सारे क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में रख लेना है। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि इंग्लिश में भी दिया हुआ है आपका, इंग्लिश लैंग्वेज भी दिया हुआ है, तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज भी देख सकते हैं, जो इंग्लिश लैंग्वेज है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय क्रियाकलाप द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप है। ध्यान देंगे 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आना चाहिए। तो 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर डिफिकल्ट तो नहीं है इतना, लेकिन फिर भी आप लोग बताएंगे 18 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा आपका लौह प्रगलन, जो कि एक तृतीय क्रियाकलाप है, ठीक है, क्या होगा, व्यापार भी तृतीय क्रियाकलाप के अंदर आता है, तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप, तो लौह प्रगलन खेती ये पहला हो जाएगा। व्यापार भी हो सकता था लेकिन व्यापार तो पहले में है, मतलब नहीं ये भी नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे क्वेश्चन क्या हम लोग कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग, यानी कौन सा ऐसा कृषि है, मतलब आपको याद चूज करना है कि जो कृषि से, यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है जो कि कृषि से उत्पन्न होता है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा। एक बार आप समझ में आया क्वेश्चन तो मतलब सवाल, तो आपको बाकी ऑप्शन देख करके आप लोग को लग गया होगा। यहाँ पे जो जूट है जो कि कृषि से होता है, ठीक है, लोहा कोई कृषि से मतलब नहीं है, सीमेंट किसी कृषि से मतलब नहीं है, चमड़ा ये गाय बकरी बैल जो भी हो बाहर में जाए वो सब से है, लेकिन कृषि से आपका जूट उद्योग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कागज उद्योग जो कि एक वन आधारित उद्योग है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि खनन क्रियाकलाप है, खनन जो क्रियाकलाप वो किस प्रकार की है, तो 21 का डेफिनेटली आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, द्वितीय क्रियाकलाप होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाकलाप है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे क्या आंसर होगा 22 का ऑप्शन नंबर आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। यहाँ पे बहनतम स्रोत क्या होगा, बहन स्रोतन यानी पंचम क्रियाकलाप है, ठीक है, खेती व्यापार या पता ये प्रथम के
अंतर्गत आ जाएगा, लेकिन ये पंचम के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रेल मार्ग के जाल सघनतम घनत्व है, सबसे ज़्यादा घनत्व जो है कौन सी जगह पे है? भारत, चीन, जर्मनी या संयुक्त राज्य अमेरिका। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो इतना नहीं है। फिलहाल बताएंगे 23 का आंसर बिल्कुल आप स्वीकार डी आना चाहिए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए देखिए, कह रहा है कि वृहत रंग मार्ग संबंधित है, वो किससे संबंधित है? वृहत रंग मार्ग। तो काफी इजी क्वेश्चन हो सकता है। 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट, क्या आंसर होगा? बिल्कुल अटलांटिक समुद्र मार्ग कहते हैं, उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग से जोड़ता है। वृहत रंग मार्ग जो संबंधित है, ये मतलब जोड़ता क्या? मतलब उत्तर अटलांटिक समुद्र मार्ग को ही, मतलब उसी से संबंधित है वृहत रंग मार्ग। तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन क्या करें, देखिए, निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है? यानी आंतरिक समुद्री पत्तन इनमें से कौन सा नहीं है, आपको चूज करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 25 का आंसर करेंगे फटाफट, बिल्कुल सभी का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चाहिए, एथेंस, जो कि एक आंतरिक समुद्री पत्तन नहीं है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहा है कि लेनिन ग्राद जो है वो किस प्रकार का पत्तन है? लेनिन ग्राद जो है किस प्रकार का पत्तन है? आंसर देखो 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सभी का राइट आंसर ऑप्शन में सी चाहिए, औद्योगिक पत्तन है। ये क्या है? एक औद्योगिक पत्तन है, याद रखेंगे, लेनिन ग्राद जो कि एक औद्योगिक पत्तन है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन करा है विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? 27 का आंसर करेंगे, वो जो जगह आपका जेनेवा में है, जो विश्व व्यापार यानी जिसको कहते हैं WTO, उसका मुख्यालय जेनेवा में। काफी इजी सा क्वेश्चन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि चैनल टनल जो है जोड़ता है, वो किसको किससे जोड़ता है? 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये को पेरिस को लंदन से जोड़ता है चैनल टनल, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए। डिफिकल्ट तो इतना नहीं है, ऑप्शन ए आप लोग को आना चाहिए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए वाले क्वेश्चन को। देखिए आगे कह रहे हैं, निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका देशों में कौन ओपेक का सदस्य है? यानी इनमें से कौन दक्षिण अफ्रीका वाले देश है जो कि ओपेक का एक सदस्य यानी मेंबर है? ध्यान देंगे 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आप लोग का डी आना चाहिए, वेनेजुएला, जो कि ओपेक का मेंबर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, यानी जिसको हम कहते हैं LAIA का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जो अगर कम पढ़े होंगे। फिलहाल यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, मॉन्टेविडियो, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी जो बता रहे हैं, बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन जो है ग्रामीण आदिवासियों से संबंधित है? काफी इजी क्वेश्चन का, ग्रामीण यानी आपको पता हो ना, ग्रामीण से हम लोग लगभग बिलोंग करते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर की बात की जा रही है जिसमें औद्योगिक कारखाना बनाए जाते हैं। तो लंदन, कैनबरा दिया है, पिट्सबर्ग दिया हुआ है, सिंगापुर दिया हुआ है, कैनबरा दिया है। 32 का डेफिनेटली आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन में भी आना चाहिए, पिट्सबर्ग, जो कि एक लौह इस्पात उद्योग वाला है, जहाँ पे लोहे का मतलब बनाया जाता है। लोहे का मतलब इस क्या है, उद्योग है वहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन में भी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर चाहिए। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन जो है इथोपिया की राजधानी है? इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा। आप सभी का ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, अदिस अबाबा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? परिवहन नगर की बात करी जाए, यहाँ पे आपको दिया हुआ है सिंगापुर, मक्का, लंदन, बीजिंग। तो परिवहन नगर की बात करें यहाँ पे, तो बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए की तरफ सिंगापुर, जो कि परिवहन नगर है। क्या होगा? परिवहन नगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है? नियोजित नगर यहाँ पे कौन हो जाएगा? कैनबरा, लाहौर, धनबाद, इनमें से कोई नहीं। 35 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली आप सभी राइट ऑप्शन में ए आना चाहिए, कैनबरा, जो कि नियोजित नगर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन कर रहा है कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? सबसे कम जो है कौन से भाषा परिवार की जनसंख्या है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका चीनी तिब्बती हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, 36 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, याद रखेंगे सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से आप लोग को पी लेना है, घोल लेना है और जगह एग्जाम में एकदम बैठा देना है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व जो थी कितनी थी? ध्यान देंगे 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे फटाफट, बिल्कुल सभी का राइट आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो नागालैंड दिया हुआ है, मणिपुर दिया हुआ है, सिक्किम दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ है। 38 नंबर क्वेश्चन का डेफिनेटली आप सभी का राइट आंसर ऑप्शन में यहाँ पे सी आना चाहिए, यानी सिक्किम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? घनत्व की बात की जा रही है, ध्यान देंगे 39 नंबर क्वेश्चन का आपका डेफिनेटली राइट आंसर ऑप्शन में बी आना चाहिए, बिहार, जो कि हम लोग के राज्य है। यहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, यानी क्षेत्रफल कम के हिसाब से आबादी की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी अधिक आबादी हो गई है, इसलिए इसको हम कहते हैं जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र है। तो इसको ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी आप लोग लगाएंगे ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन आगे क्या कर रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आती है? यानी ऐसे कौन से यहाँ पे राज्य दिए हुए हैं जिसमें जो है अधिक लोग दूसरी जगह से आकर के बसते हैं? तो सबसे अधिक जो आप बसते हैं वो जब महाराष्ट्र में, कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी में अक्सर लोग जो है मुंबई में आकर के प्रवास लेते हैं, यानी अपना स्थान को लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा जो क्या है? यानी पुरुष प्रवास की धारा का मतलब समझते हैं आप लोग, बहना। धारा का मतलब क्या होता है? वो बहना, यानी लोग जो है किधर बहते हैं, यानी किधर से किधर प्रवास
प्रवास करते हैं यानी जाते हैं। तो ग्रामीण से नगरीय बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाए। अक्सर लोग ग्रामीण से नगरीय जाते हैं, क्यों जाते हैं? अपने अच्छी सुविधा के लिए, अपने रोजगार के लिए, कमाने वास्ते। इधर ग्रामीण के लिए इतना सुविधा नहीं होती है, ना ही इतना कोई रोजगार है, तो इसलिए जो ग्रामीण से नगर की हो जाती है। तो अधिकतर जो धारा है मुख्य मतलब प्रवास की, क्या मतलब भारत के पुरुष प्रवास, यानी अधिकतर जो पुरुष जो उसका प्रमुख जो धारा है यानी बहने वाला यानी जाने वाला, वो ग्रामीण के लोग जो है अक्सर नगर की ओर जाते हैं। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर रहा है मानव विकास सूचांक में भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? यानी आपको देना है ध्यान, विश्व की बात करें तो क्या है आपको पता है ना, विश्व के में क्या हो जाएगा बताएंगे आप लोग, नॉर्वे। और यहाँ पे आप लोग जो पूछ रहा है यानी भारत के एक राज्य के बारे में, तो वहाँ पे केरल इसका पहला स्थान पर आता है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। क्या बोल रहा है, मानव विकास सूचांक में भारत के निम्न राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो जो केरल, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? आप लोग बताना है यहाँ पे सबसे अधिक जो पढ़ा लिखा जो है सबसे अधिक कौन से मतलब केंद्र शासित प्रदेश में पड़ता है? आपको केंद्र शासित संख्या पता है ना कितने हैं? बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आना चाहिए। वेरी गुड। 43 का आपका ऑप्शन नंबर डी है लक्षद्वीप, जिसमें सबसे अधिक जो है साक्षरता है यानी शिक्षित लोग हैं। ठीक है, याद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 का है निम्नलिखित नगरों में से कौन नदी तट पर अवस्थित नहीं है? यानी इनमें से नगर जो दिया हुआ है आगरा, कोलकाता, पटना, जो कि किसी नदी के किनारे नहीं है। तो पता आपको आगरा जो है यमुना नदी किनारे है, कोलकाता आपका हुगली नदी हो जाएगा, पटना जो आपका गंगा नदी हो जाएगा, लेकिन भोपाल जो है किसी नदी किनारे नहीं है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्नलिखित में कौन जो है खनन नगर है? निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? आंसर करेंगे 45 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए। 45 में क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आपकी हो जाएगी ऑप्शन सी सिंगरौली, जो कि एक खनन नगर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते कह रहा है कि हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित किससे है? आंसर करेंगे 46 का आंसर क्या हो जाएगा? तो हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। ऑप्शन इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। खाद्यान्न यानी हरे चीज़ों से है ना, तो खाद्यान्न यानी आपको पता होगा खाद्यान्न कहाँ होता है? हरे होते हैं ना, जैसे हम जितने भी यानी हो सकता है आपका हरे भरे चीज़ों को उसको नुकसान पहुँचाना, वो जो है हरित क्रांति के अंदर आ जाएगा। मतलब जैसे मक्का हो गया, आपका धान हो गया, ठीक, हरे वाला चीज़। अब से दूध देखो ये सफ़ेद हो जाएगा, चाय देखो ये मतलब ग्रीन से हम नहीं, यानी ग्रीन वाली चीज़ को हमको हरित क्रांति यानी समझ पा रहे हो ना, ग्रीन यहाँ पे दिया है आप लोग को। बाकी आप लोग समझदार है, अच्छी तरह समझते हैं, इतना समझाने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? रेशेदार फसल की नहीं की बात की जा रही है। कपास को रेशा पता है आप सबको, उससे कपड़ा बनाते हैं, कपड़ा में रेशा होता है ना। चलिए, जूट में भी रेशा होता है, पता होगा आप सबको। कॉफी में भी रेशा होता है, इतना कन्फ्यूज है तो आप लोग बता देते हैं, कॉफी में भी रेशा होता है, लेकिन मेस्टा जो इसमें रेशा नहीं। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर आ जाना चाहिए। क्या होगा 47 का ऑप्शन नंबर? सॉरी, मेस्टा में होता है, मेस्टा में होता है रेशा, मेस्टा में रेशा होता है, कपास में होता है, कॉफी में नहीं होता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में कौन चाय उत्पादक नहीं है? चाय उत्पादक नहीं की बात करिए, असम है, केरल, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान, कौन नहीं है? 48 का राइट आंसर करेंगे। देखो यहाँ पे आपका राजस्थान जो कि चाय नहीं है, वहाँ पे बालू बालू रहता है ज़्यादातर, चाय होगा नहीं। पश्चिम बंगाल में होता है क्योंकि असम के बगल में लगभग, केरल में भी होता है चाय थोड़ा बहुत, लेकिन राजस्थान में नहीं। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन खाद्यान्न है? यानी इनमें से कौन खाद्यान्न है? देखेंगे ध्यान से, मक्का, गन्ना, कॉफ़ी, चुकंदर। तो बिल्कुल डिफिनेटली राइट इसमें आप लोग आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी मक्का, जो कि खाद्यान्न है। ठीक है, ध्यान देंगे, इसको हम खाद्यान्न फसल की तरह रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, क्या करें निम्नलिखित राज्यों में कौन जो है कपास उत्पादक नहीं है? ध्यान देंगे, सेम टाइप का क्वेश्चन एक बार हमने पढ़े थे इसके बारे में, चाय के बारे में, लेकिन यहाँ पे कपास के लिए पूछा। गुजरात में कपास होता है, आंध्र प्रदेश में होता है, हरियाणा में भी होता है लगभग, लेकिन हिमाचल प्रदेश आपका नहीं होना चाहिए। क्या 50 नंबर क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है? लंबा राष्ट्रीय मार्ग की बात करिए, NH44, जो कि पहले NH7 था, लेकिन अब जो है करेंटली हिसाब से आपका NH44, जो कि आपका जम्मू कश्मीर से आपका कहीं से मतलब वो क्या छोर है अभी याद नहीं आ रहा हमको, उत्तर में आपका मतलब पश्चिम में जम्मू कश्मीर है, और पूरब में आपका कौन सा जगह पे है वो इतना नहीं। फिलहाल आपको कमेंट में बताएंगे कहाँ से कहाँ लंबी है। और ये जो आपका ऑप्शन है इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि जल जो है वो क्या है? जैव संसाधन, अजैव संसाधन या फिर अनवीकरण संसाधन, इनमें से कोई नहीं। ध्यान देंगे, जल जो है आपका एक नवीकरणीय संसाधन क्या है? एक नवीकरणीय, जो कि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा। नवीकरण ऑप्शन दिया ही नहीं है। ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। क्या बोलते हैं आप लोग? 52 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग? डी होगा ना, लेकिन अजैव संसाधन के अंदर भी रख सकते हैं इसको, जल को। ठीक है, आप लोग बताते हैं जैव और अजैव में अंदर समझते हैं, यानी जैव उसको कहेंगे यानी जो जीवों से बना होता है, जो किसी जीवों से बना होता है। अजैव उसको कहेंगे जो किसी निर्जीवों से बना होता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बोलेंगे हम लोहा, लोहा क्या हो जाएगा? लोहा कोई जीवों से बना होता क्या है? नहीं होता। प्लास्टिक, ठीक है,
या फिर हम बोलेंगे आपका देख लेते हैं कोई ऐसी चीज़ें जैसे पत्थर, कोई चीज़ जो जीवो से बना होता है, नहीं ये अजैब हो जाएगा, ठीक। ऐसी चीज़ को हम अजैब कहते हैं। जैसे हम बोलेंगे पेपर, पेपर क्या होता है, पेड़ पौधे से बनता है। जैसे लकड़ी बोलेंगे पेड़ पौधे से बनता है, तो ये सब चीज़ जो होगा वो जैविक हो जाएगा, ठीक है। तो जैव संसाधन उसको कहलाते हैं, और जो निर्जीव चीज़ बना उसको अजैव कहते हैं। जल एक तरह का निर्जीव हो सकता है ना, क्या इसको अजैव संसाधन भी कह सकते हैं। फिलहाल इसका जो अगर प्राकृतिक हिसाब से जोड़ा जाए तो इसको हम नवीकरणीय संसाधन में भी रख सकते हैं, ठीक। तो आप लोग डिसाइड करेंगे। फिलहाल यहाँ पे अजय भी हो सकता है और नवीकरण होगा, लेकिन नवीकरण है नहीं तो इनमें से कोई नहीं लगा सकते। कह रहा है कि केंद्र सरकार का हरियाली प्रोजेक्ट जो संबंधित है वो किससे, ध्यान देंगे 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी ना चाहिए, वायु संरक्षण से और जल संरक्षण, यानी ए बी दोनों आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। आंसर करेंगे आप लोग 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में ऊर्जा का कौन और नवीकरणीय स्रोत है, 54 का आंसर हो जाएगा आपका डेफिनेटली आंसर होना चाहिए। बिल्कुल सभी का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए तापीय ऊर्जा, जो कि एक अनवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। बाकी सौर ऊर्जा नवीकरणीय, जल विद्युत ऊर्जा नवीकरणीय, पवन ऊर्जा नवीकरणीय। नवीकरणीय अनवीकरणीय आप लोग अच्छी तरह समझ पाते हैं। ये एग्जाम में आपको 100% जो है 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछे आते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय में आप अंतर बताएं, या फिर नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, अनवीकरणीय किसे कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग को थोड़ा बताता हूँ। ऐसे मतलब संसाधन जिसको हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते उसको हम कहते हैं नवीकरणीय, ठीक है, ठीक है। और जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं, फ्यूचर में उसकी समाप्त होने की संभावना है, उसको हम कहते हैं अनवीकरणीय, ठीक है। आप एग्जाम्पल के इसका ट्रिक से याद कर सकते हैं, यानी किसको हम नया कर सकते हैं। जैसे हम जल को ख़त्म करके फिर उसको नया कर सकते हैं, जैसे हम जल पिए, ठीक है, या फिर खाना में इस्तेमाल किए, वो जल ज़मीन में गया, फिर रिस के फिर पानी में गया, फिर वो भाप बना, फिर वो आसमान में गया, फिर बादल बना, फिर ये, यानी फिर जल जो है नया होता है। यानी ऐसे संसाधन जो नया होता है डेली, जैसे सूर्य की रोशनी एक बार गया फिर दोबारा नया आ सकता है वो, तो उसको हम नवीकरण कहते हैं। जो गया तो नहीं आएगा, जैसे कोयला गया तो वो कोयला दोबारा आ ही नहीं सकता वो, ठीक है, वो पुराना हो गया, यानी एक बार जल गया वो खत्म हो गया। तो ऐसी चीज़ को जैसे ताप या ऊर्जा एक बार खत्म हो गया और दोबारा नया बन ही नहीं सकता है, लेकिन जो नया बने तो उसको हम कहते हैं नवीकरण। तो काफ़ी सिंपल सा ट्रिक है, जो नहीं बने उसको अनवीकरण कहेंगे। ताप या ऊर्जा, पेट्रोल जल जाएगा उसको दोबारा बनने वाला है नहीं, दोबारा नया निकालेंगे तभी वहाँ से, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन जल विद्युत हो जाएगा, तुम्हारा जो जल से जो विद्युत जो जलेगा मतलब पैदा होगा, फिर वो जल से दोबारा विद्युत होगा। तो ठीक है, इस तरह के हम कह सकते हैं नवीकरण। फिलहाल ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है। ये कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना अवस्थित है। हीराकुंड परियोजना जो अवस्थित है वो कहाँ पे है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बिल्कुल सभी का राइट आंसर ऑप्शन ए ना चाहिए, ओडिशा में करेगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किस में क्या कहते हैं, निम्नलिखित राज्यों में किसमें जो है काकर पार नाविकीय ऊर्जा केंद्र स्थित है, अवस्थित है। ध्यान देंगे 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए। चलेगा 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा गुजरात हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि खेतरी तांबा क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है। खेतरी तांबा क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है, ध्यान देंगे। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आप सभी का डी आना चाहिए, राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बोकारो इस्पात केंद्र, तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बोकारो इस्पात केंद्र जो कहाँ पे होगा, तो 58 का डेफिनेटली सभी का राइट आना चाहिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है। आंसर करेंगे 59 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है सिंगरौली, जो कि कहाँ पे है झारखंड में नहीं है, याद रखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित हो जाएगा आपका 60 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, असम हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी असम, याद रखेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो नई औद्योगिक नीति की घोषणा जो की गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट आंसर करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका 1991, बिल्कुल राइट आंसर हो जाना चाहिए आप लोग का, ठीक। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक है। तो औद्योगिक स्थापना का प्रमुख जो कारक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग आना चाहिए। इनमें सभी हो जाएगा। पूंजी से हम भी हमको औद्योगिक बनाने के लिए पूंजी भी चाहिए, बाजार भी चाहिए। अगर हम औद्योगिक कारखाना खोल दिए, बाजार है नहीं तो बेचेंगे कहाँ जा करके, नहीं, ये बाजार के बिना भी नहीं हो सकता है। ऊर्जा भी चाहिए औद्योगिक के लिए, हमको ऊर्जा जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें होना चाहिए ना, जलावन वगैरह, तो ये तभी ना हमारा औद्योगिक में काम आएगा। तो ये मतलब ये तीनों चाहिए, ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाना चाहिए आप लोग का। भारत में वायु परिवहन की सेवा जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। आंसर करेंगे 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डेफिनेटली आप स्वीकार ऑप्शन बी ना चाहिए। 1911 से जो है वायु परिवहन की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, ठीक। चलिए 64 क्वेश्चन को ध्यान से देंगे। निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे
मंडल का मुख्यालय पूर्व मध्य रेलवे, देखिए रेलवे मंडल को जो है लगभग 16 जोनों में बांटा गया था, लेकिन अभी जो करंट 17 जोन है, ठीक है, कितने जोन है, 17 जोन है, इसको 16 जोनों में बांटा गया था, अलग अलग जोन के लिए अलग अलग नाम रख दिया था। तो यहाँ पे जो है पूर्व मध्य रेलवे मंडल, इसको जोन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। तो पूर्व मध्य रेलवे जोन जो है उसका मुख्यालय जो हाजीपुर में, कहाँ पे, हाजीपुर में। इस क्वेश्चन का डी आंसर हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कभी पूछा था कि रेलवे के जोन की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे दिया है जोन, इंग्लिश में उसको जोन कहते हैं। रेलवे में जोनों की संख्या कितनी है, तो अभी करेंटली 17 है, आपको 17 नहीं ऑप्शन में तो 16 मार सकते हैं। फिलहाल 65 का क्वेश्चन देखिए, उत्तर दक्षिण गलियार जोड़ता है, वो किसको किससे जोड़ता है, 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आना चाहिए, श्रीनगर को कन्याकुमारी से होगा, ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, तूतीकोरिन पत्तन स्थित है, तूतीकोरिन पत्तन जो स्थित है कहाँ पे है, आंसर करेंगे 66 का क्या आंसर होगी, बिल्कुल सही का आंसर चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे तमिलनाडु में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अम्ल वर्षा का कारण है। अम्ल वर्षा, पता आप सभी को अम्ल वर्षा कैसे होता है, जब जो वायु में किसी अशुद्ध, जैसे फ्रिज से निकलने वाली गैस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसी तरह के गैस जो जाकर के पानी से रिएक्शन करता है, ठीक है, और इस तरह के एक अम्ल बनता है और अम्ल वर्षा के रूप में गिरना हम क्या कहते हैं, अम्ल वर्षा कहते हैं। तो आप देखिए SO2 गैस हुआ, H2O CO2 गैस हुआ, यानी जल क्या होगा, वायु प्रदूषण से होगा, ये वायु है ना एक तरह का, समझिए, तो गैस तो वायु है ना, तो वायु प्रदूषण से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। जैसे SO2, ठीक है, ये SO2 आपका सल्फर ऑक्साइड होता है, ये जाता है जल में मिलता है, H2O से मिलता है, ठीक है, ये H2O से मिलने के बाद क्या होता है, ये बनाता है आपका H2SO3 जो कि हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, ये एक तरह का अम्ल है, ये अम्ल के रूप में बारिश के रूप में गिरता है, इससे अम्ल वर्षा होती है। फिर एक क्वेश्चन क्या कर देखिए, 2010 से 11 में निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था, आंसर देखिए 68 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सभी का राइट आंसर 68 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे चीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी चीन। आगे देखिए क्या क्वेश्चन करा हम लोग का, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या होगा, तो प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा, मोटर वाहन से भी ध्वनि प्रदूषण होता है, उद्योग से भी होता है, लाउड स्पीकर से भी होता है, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल सभी का राइट आंसर चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन क्या कहा हम लोग का, प्रतिकर्षक और अपकर्षक कारक उत्तरदायी है, तो किससे संबंधित है, ये प्रवास के लिए, आंसर इस क्वेश्चन का ए बिल्कुल सभी का राइट आंसर हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ तक हम लोग टोटल कितने क्वेश्चन कवर किए, 70 क्वेश्चन। तो आप तो के लिए लाइक तो बनता ना, अब तक तो लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, सभी फ्रेंड के साथ एक बार शेयर कर देंगे, मिलेंगे लेकिन अगले वीडियो में, उससे पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आप लोग की तैयारी जो भी है नहीं है, लेकिन फिलहाल आपको एक वेबसाइट में लेके जाऊंगा, वहाँ पे आप लोग पूरी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। गूगल में आना है और आपको टाइप करना है बोर्ड परीक्षा, क्या टाइप करना है, बोर्ड PARIKSH, अच्छे से स्पेलिंग देखेंगे और सिंपल जैसे आप सर्च करेंगे आपके स्क्रीन पे एक वेबसाइट शो होगा, ठीक है, 1 मिनट, देखिए यहाँ पे आप लोग को क्लिक करना है, ठीक, क्लिक करने के बाद आपको स्क्रीन पे जो है सबसे ऊपर में यहाँ पे आप लोग को एक दिखेगा एड, जिसका नाम रहेगा PDF डाउनलोड के लिए, यहाँ क्लिक करें, सिंपली आप लोग एक बार यहाँ पे क्लिक कर लेना, ठीक है, इसमें किसी भी क्लिक कर लेना और एक बार पीछे आ जाना है, जरूरी यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि ये जो है मेरा एक मेहनत का फल होगा, ठीक है, जितना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस वहाँ पे आप लोग एक बार क्लिक करेंगे और पूरी प्रैक्टिस रिविजन यहाँ से शुरू कर देंगे, नीचे से आप लोग सारे सब्जेक्ट के मोडल पर आप लोग यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग वेबसाइट पर जल्दी आओ सबको और जाकर क्लिक करो और यहाँ पे पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री में करो, ठीक। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते के लिए नए वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।